हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट पार्ट 19। इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ देखने को मिलेंगे, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। जैसा आपको पता है, आने वाले टाइम में यूके ट्रिपल एससी के काफ़ी एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम इसमें कनिष्ठ सहायक का है, जो 24 अक्टूबर 2021 को होना है। तो गाइस, ज़्यादा दिन एग्ज़ाम के बचे नहीं हैं, तो अपनी तैयारी को आप तेज़ कर दीजिए। तो गाइज़, आपको इस वीडियो में 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और उनकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां क्लिक करके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा आपको पता है, सुबह 5 बजे हमारे चैनल पर आपको हिंदी की वीडियो मिल रही है, ठीक है। दोपहर 1 बजे आपको जीके की वीडियो मिल रही है और शाम को 7 बजे आपको उत्तराखंड जीके की वीडियो मिल रही है। और इन तीनों वीडियो की पीडीएफ भी आपको फ्री में मिल रही है। तो गाइज़, अगर आप इन तीनों सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देव भूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आज का पहला क्वेश्चन है, सबसे विशाल जल संधि कौन सी है? तो देखिए, सबसे विशाल जल संधि जो है, ये है टाटार जल संधि, यानी बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। टाटार जल संधि जो है, ये रूस और सखालिन, जो सखालिन द्वीप है, ठीक है, सखालिन द्वीप, इन दोनों के बीच में है, ठीक है। उसके अलावा देखिए, क्वेश्चन आता है कि सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है, ठीक है। सबसे चौड़ी जल, ये तो सबसे विशाल हो गई टाटार। सबसे चौड़ी जल संधि की बात करता है तो आपका आंसर हो जाएगा डेविस जल संधि। कौन सा हो जाएगा? डेविस जल संधि। उसके अलावा देखिए, जो बेरिंग जल संधि है, ये बेरिंग जल संधि है, ये किस किस के बीच में है? तो ये रूस और अलास्का के बीच में है। किसके है? रूस और अलास्का के बीच में है। पूछता है किन किन सागरों के मध्य है? तो बेरिंग सागर और जो चुक्सी सागर है उसके बीच में स्थित है। उसके अलावा देखिए, सुंडा जल संधि जो है, ये जावा सागर और हिंद सागर के बीच में है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। अगला क्वेश्चन है, मैगीनोट रेखा किन किन देश के मध्य है? तो देखिए, मैगीनोट रेखा जो है, ये स्थित है जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। किसके मध्य है? जर्मनी और फ्रांस के मध्य है। देखिए, जितनी भी रेखाएं हैं वो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सॉरी गाइज। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैक मोहन रेखा, जो काफ़ी पूछी जाती है। कौन सी रेखा है? मैक मोहन रेखा, ठीक है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में कौन सी है? 38वीं समांतर रेखा, ठीक है। 38वीं समांतर रेखा है, ठीक है। और रूस और फिनलैंड के बीच में कौन सी है? मेन रहीम, इसका नाम याद रखेंगे आप, मेन रहीम रेखा, ठीक है। उसके अलावा रेड क्लिफ जो है, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। हिडनबर्ग जो है जर्मन एवं पोलैंड के बीच में है। 39वीं समांतर रेखा जो है यूएस और कनाडा के बीच में है। और सबसे महत्वपूर्ण डूरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है। पहले डूरंड रेखा जो है पाकिस्तान और भारत के बीच में थी, लेकिन वर्तमान में जो है डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है गाइज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है गाइज? तो देखिए, यह है शतुद्री, ठीक है। शतुद्री जो है, ये किसका है? ब्यास का, सॉरी, सतलज का है। ये किसका है गाइज? ये सतलज का है। शतुद्री किसको कहते हैं? प्राचीन नाम किसका है? तो सतलज का प्राचीन नाम क्या है? शतुद्री। और काबुल का प्राचीन नाम कुंभा है। चिनाब का अस्कनी है। और राबी का क्या है? पारूषणी है। क्या है? पारूषणी है। उसके अलावा देखिए, जो ब्यास है उसका प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा, ठीक है। क्या है? बिपाशा, ठीक है। ब्यास का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? बिपाशा। उसके अलावा देखिए, सदानीर, सदानीर या सदानीरा, ये किसका है? तो ये है गंडक का। किसका है? गंडक का। तो गाइज, आपको नदियों के प्राचीन नाम भी याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी, ये हुई थी 383 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। तो ये बौद्ध संगति कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी वैशाली में। कहाँ पर आयोजित की गई थी? वैशाली में। इसकी जो अध्यक्षता की थी, ठीक है, इसकी जो अध्यक्षता की थी,
यानी इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सवाकामी। कौन थे गाइज, सवाकामी जो है इसके अध्यक्ष थे। पूछ लेगा किसके काल में हुई थी ये, तो ये हुई थी काल अशोक के काल में। ठीक है, काल अशोक के काल में जो है ये बौद्ध संगति आयोजित की गई थी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है। तो देखिए अशोक के किस शिलालेख में तीर्थ यात्राओं का उल्लेख मिलता है, तो गाइज ये मिलता है 7वां शिलालेख में। ठीक है, 7वां शिलालेख, और इसके साथ एक शिलालेख और आता है 8वां शिलालेख। ठीक है, 7वां शिलालेख और 8वां शिलालेख जो है इसमें अशोक की जो है तीर्थ यात्राओं को जो है वर्णन मिलता है। क्वेश्चन आता है कि अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है। ठीक है, पूछता है कि अशोक का सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13वां शिलालेख। कौन सा हो जाएगा, 13वां शिलालेख। और आपको पता है 13वां शिलालेख किससे संबंधित है, कलिंग विजय से। ठीक है, कलिंग जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पराक्रमांक उपाधि से नवाजा गया है। तो देखिए पराक्रमांक उपाधि से जो नवाजा गया है गाइस, ये नवाजा गया है समुद्रगुप्त को। किसको नवाजा गया है, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त का जो काल रहा है ये रहा है 335 से 380 ईस्वी तक गाइस। ठीक है, इसे काल आप याद रखेंगे। उसके अलावा देखिए जो श्रीगुप्त है इसको किस नाम से पुकारा जाता है, तो श्रीगुप्त को कहा जाता है आदिराज। इसको क्या कहा जाता है, आदि राज, या इसको कहा जाता है महाराज। ठीक है, ये इनकी उपाधि थी, ये आप याद रखेंगे। उसके अलावा चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा जाता है, महाराजा धीराज। ठीक है, महाराजा धीराज किसको कहा जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, और समुद्रगुप्त को आपको पता चल गया, पराक्रमांक हो गई इसकी उपाधि। उसके अलावा देखिए स्कंदगुप्त की क्या उपाधि थी, शक्रादित्य। ठीक है, शक्रादित्य इसको कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। जो नाट्य शास्त्र पुस्तक है इसके लेखक कौन है, आपको पता है पुस्तक एग्जाम में एक ना एक पूछी ही जाती है। तो गाइज ये है भरत की। किसकी है, भरत की। अब देखिए पाणिनि की पुस्तक भी काफ़ी पूछी जाती है। तो पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। क्या है गाइज, अष्टाध्यायी ये पाणिनि की पुस्तक है। कौटिल्य की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। क्या है, अर्थशास्त्र। और ये राजनीति का अर्थशास्त्र है गाइज। विष्णु शर्मा जो है इनकी फेमस पुस्तक है पंचतंत्र। कौन सी है, पंचतंत्र। और एक है हितोपदेश। ठीक है, हितोपदेश ये भी काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम में। ठीक है, तो आप याद रखेंगे नाट्यशास्त्र जो है भरत की है, पाणिनि जो अष्टाध्यायी पुस्तक जो है पाणिनि की है, अर्थशास्त्र कौटिल्य की है, और पंचतंत्र और ये हितोपदेश जो है ये विष्णु शर्मा की है। तो ये आपको सभी पुस्तकें जो है याद होनी चाहिए। अगला है गाइज ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। तो गाइज ये जो सम्मान है ये जापान का सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन। इसके अलावा एक आपको और याद रखना है, ऑर्डर ऑफ प्रीसियस क्राउन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन और ऑर्डर ऑफ प्रीसियस क्राउन दोनों ही जापान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। जैसा अपने यहाँ का भारत रत्न है ना, सबसे सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, ऐसे ही ये जापान का है। ठीक है, उसके अलावा देखिए आपको अमेरिका का भी याद होना चाहिए। अमेरिका का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कांग्रेशनल मेडल ऑफ ऑनर है, द लीगन ऑफ मेरिट, मेडल फॉर मेरिट, ये जो है अमेरिका के सर्वोच्च सम्मान है। उसके अलावा देखिए रूस का काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है अपने आप में, रूस का। ठीक है, रूस का जो है आपको याद होना चाहिए, तो रूस का है ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर। ठीक है, क्या है, ऑर्डर ऑफ द रेड बैनर। ठीक है, ये रूस का सर्वोच्च सम्मान है गाइस। ठीक है, उसके अलावा सऊदी अरब का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम क्या है, शाह अब्दुल अजीज़। ठीक है, शाह अब्दुल अजीज़ पदक। अगला क्वेश्चन है, एवेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। देखिए यूके ट्रिपल एस ने इसको 2 बार रिपीट कर रखा है। ठीक है, यूके ट्रिपल एस ने इसको 2 बार रिपीट कर रखा है। तो एवेल पुरस्कार जो है किस क्षेत्र से संबंधित है,
तो गाइज ये संबंधित है गणित से, ठीक है। गणित के क्षेत्र में जो है ये दिया जाता है और ये गणित के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नोबेल पुरस्कार से संबंधित नहीं है? तो इनमें से किसको नोबेल पुरस्कार का वर्ष जो है वो सही नहीं है? तो देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था, बिल्कुल सही है। सर सीवी रमन को जो है 1930 में मिला था, बिल्कुल सही है, इनको भौतिकी में मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में मिला था, बिल्कुल सही है। कैलाश सत्यार्थी को 2016 में, ये गलत है गाइस, ठीक है। इनको 2016 में नहीं मिला था, इनको कब मिला था? 2014 में मिला था गाइस। कब मिला था इनको? 2014 में मिला था, ठीक है। ये शांति के नोबेल पुरस्कार है गाइस। अगला क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार डेविस कप में भाग, ठीक है, भाग कब लिया था गाइस? ठीक है, डेविस कप में भाग कब लिया था? तो देखिए, भारत ने जो डेविस कप में पहली बार भाग लिया था ये 1921 में लिया था। कब लिया था? 1921 में। और देखिए, डेविस कप का जो संबंध होता है, पूछा जाता है, ये होता है टेनिस से। किससे होता है डेविस कप का संबंध? तो ये होता है टेनिस से, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन दिवस ये कब मनाया जाता है गाइस प्रतिवर्ष? तो ये मनाया जाता है 9 दिसंबर को। कब मनाया जाता है ये? 9 दिसंबर को, ठीक है। और काफ़ी एग्जाम में ये पूछा जाता है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है और ये पूछा भी जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस। ये एग्ज़ाम में काफ़ी पूछा जाता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को जो मनाया जाता है, देखिए, विश्व बाल कोष दिवस, ठीक है, विश्व बाल कोष दिवस मनाया जाता है। और इसके अलावा पर्वत दिवस, ठीक है, विश्व पर्वत दिवस भी 11 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, ठीक है। और काफ़ी महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व उपभोक्ता दिवस जो है ये 15 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? तो देखिए, सबसे पहले कंचनजंगा की बात करें, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की, तो ये सिक्किम में स्थित है गाइस। कहाँ पर स्थित है ये? सिक्किम में स्थित है, ठीक है। तो सिक्किम में स्थित है। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है, इसमें जो शामिल किया गया था 2016 में किया गया था। कब किया गया था? 2016 में। अब देखिए, वर्तमान में जो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची है भारत में, ये 40 हो गई हैं। कितनी हो गई हैं? 40 हो गई हैं। अभी देखिए, 2021 में, ठीक है, 2021 में एक तो तेलंगाना का रुद्रेश्वर मंदिर है, ठीक है, उसको विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। और धोलावीरा, ठीक है, धोलावीरा गुजरात में, उसको सम्मिलित किया गया। मतलब इस बार जो है 2021 में 2 स्थलों को जो है शामिल किया गया है, ठीक है। तो अब जो है भारत में विश्व विरासत सूची जो है यूनेस्को की, इनकी संख्या जो है 40 हो गई है गाइस, ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन है? तो देखिए, संस्कृत को राजकीय भाषा का दर्जा देने वाला जो पहला राज्य है ये है उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाए। किस वर्ष दिया था इसने? आप फुल डेट याद रखेंगे, 19 जनवरी, ठीक है, 19 जनवरी 2010 में इसने संस्कृत को जो है द्वितीय राजभाषा घोषित किया था, ठीक है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट है बिल्कुल इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई थी 1952 में। कब की गई थी? 1952 में, ठीक है। अगर आपसे फुल डेट पूछ लेता है ये, तो आपको याद रखना है 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1952 इसकी फुल डेट है गाइस, ठीक है। 6 अगस्त 1952 जो है इसकी फुल डेट है। देखिए, जो राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, इसका जो अध्यक्ष होता है, ठीक है, इसका अध्यक्ष जो होता है प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। और देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद किस तरह की संस्था है? ये एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है ये? गैर संवैधानिक संस्था। और पूछा भी जाता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद किस तरह की संस्था है, तो गैर संवैधानिक संस्था है। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक की शुरुआत कब की गई? तो देखिए, मानव विकास सूचकांक की जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी 1990 में। कब की गई थी? 1990 में।
मानव विकास सूचकांक यानी HDI क्या होता है, HDI, और HDI की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसकी जो स्थापना हुई थी HDI की, ये हुई थी 1990 में। कब हुई थी, 1990 में, महबूब अल हसन के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी, महबूब अल हसन के द्वारा। उनके सहयोगी कौन थे, अमर्त्य सेन। ठीक है, इनके सहयोगी कौन थे, अमर्त्य सेन। क्वेश्चन आता है कि ह्यूमन यानी मानव विकास सूचकांक, इसको जारी कौन करता है, तो इसको जारी करता है UNDP। कौन जारी करता है, UNDP। ठीक है, और UNDP की जो स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद होनी चाहिए, इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी, 1972 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। ठीक है, न्यूयॉर्क कहाँ पर है, अमेरिका में। तो HDI से आपको पता है एक क्वेश्चन तो हमेशा बनता ही है। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को अंतिम समय में लागू करने वाला कौन सा राज्य था। तो देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को जो अंतिम समय में लागू करने वाला राज्य था, ये था मध्य प्रदेश। कौन सा था, मध्य प्रदेश। तो ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। अब देखिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुई थी, ठीक है, ये कब लागू हुई थी, क्वेश्चन यहीं से आता है। तो ये लागू हुई थी 2 अक्टूबर 1959 में। कब हुई थी लागू, 2 अक्टूबर 1959 में। अब देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम जो राज्य था, ये कौन सा था, नागौर जिला। ठीक है, नागौर जिला, राजस्थान। अगर जिला पूछेगा तो नागौर है, ठीक है, और राज्य पूछेगा तो राजस्थान है। और दूसरा कौन था गाइस, अगर दूसरे की बात करता है तो दूसरा था आंध्र प्रदेश। कौन सा था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का कौन सा जिला था, महबूब नगर। ठीक है, महबूब नगर, ये आप याद रखेंगे, महबूब नगर जिला है आंध्र प्रदेश का। इसने कब इसको लागू किया था, 2 अक्टूबर को तो राजस्थान ने करा था, और 11 अक्टूबर को, ठीक है, 11 अक्टूबर 1959 को जो है आंध्र प्रदेश ने लागू किया था। अब देखिए, ये किसकी सिफारिश पे जो है पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था, तो इसको लागू किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की। ठीक है, बलवंत राय जो मेहता थे, ठीक है, बलवंत राय मेहता, इनकी सिफारिश पर बलवंत राय मेहता समिति की जो स्थापना हुई थी 1957 में की गई थी। ठीक है, और भारत में देखिए सबसे मजबूत पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राजस्थान की है। किसकी है गाइज, राजस्थान की है। और देखिए, 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू हुआ है, ये पश्चिम बंगाल में लागू है। ये आपको मतलब याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गाइज, किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का दर्जा दिया गया है। तो देखिए, अनुच्छेद 129 में, ठीक है, अनुच्छेद 129 में जो है सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का जो है दर्जा प्राप्त है। ठीक है, देखिए, अभिलेख न्यायालय होता क्या, मतलब अभिलेख न्यायालय के निर्णय सब जगह पर जो है प्रमाणिक रूप से जो है स्वीकार किए जाएंगे, और इसकी प्रमाणिकता के विषय पर जो है कहीं पर भी कोई भी प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है गाइज। अगला क्वेश्चन है, फतेह सागर झील कहाँ स्थित है। तो देखिए, फतेह सागर झील जो स्थित है, ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में। राजस्थान में इसके अलावा महत्वपूर्ण झील है सांबर झील। ठीक है, सांबर झील पूछी जाती है कि सांबर झील कहाँ पर स्थित है, तो सांबर झील राजस्थान में है। ठीक है, डिडवाना झील, ठीक है, डिडवाना झील, तो ये भी राजस्थान में है। उसके अलावा देखिए, राजसमंद झील, और एक है जयसमंद झील, ये जयसमंद झील, ये भी राजस्थान में है। पिछोला झील, ठीक है, ये भी पूछी जाती है, पिछोला झील कहाँ पर है, तो ये भी राजस्थान में है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। तो देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी, तो ये था जो कराची अधिवेशन था। ठीक है, कराची अधिवेशन, कराची कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था, 1931 में। कब हुआ था, 1931 में। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये हो जाता है। तो गाइज़, ये थे आज के सामान्य ज्ञान मॉक टेस्ट पार्ट 19 के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद कर सकते हैं। गाइज़, अगर आपको 1% भी वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल स्टडी विद देवभूमि को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।